Hello, good morning, one. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, screen clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कितने लॉजिक गेट्स होते हैं और उनका पर्पस क्या है। आज हम जो देखेंगे वो है बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। अगर हमें कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी इसके टर्म्स में, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस पर बेस्ड जीटीयू में अपना क्वेश्चन भी आता है। हमें कोई ना कोई एक इक्वेशन गिवन होगी बूलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड और उसे हमें सिंप्लीफाई करके उसको मिनिमम टर्म्स में हमें आंसर देना होता है। सो किस तरह से हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन होती क्या है। मैंने लास्ट एक बार आपको लेक्चर लिया था बूलियन एक्सप्रेशन के लिए कि हम बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से बनाते हैं, बूलियन वर्ड का मीनिंग क्या है, बूलियन फंक्शन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, दो टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट किस तरह से होगा, दो टर्म्स के बीच में एडिशन किस तरह से होगा। तो सिंपलीफिकेशन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि अगर हमें किसी बूलियन अलजेब्रा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हमें कौन से रूल फॉलो करने होंगे। तो ये कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के, जिसको हमें याद करना होता है, लर्न करना होता है और इन रूल्स को हमें किसी इक्वेशन पर अप्लाई करना होगा। इनमें से कोई भी रूल अप्लाई हो सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन कि हमारे इक्वेशन में कौन सी कंडीशन सुटेबल हो रही है। सो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बूलियन अलजेब्रा के इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और जितनी भी मैक्सिमम टर्म्स में हमें बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको जितना हो सके उसको मिनिमाइज करना होता है। So let's start Boolean algebra rules. So here are some of the simple rules based on and or get. एंड गेट के लिए कुछ अलग रूल्स है और गेट के लिए कुछ अलग रूल्स है। सो अगर हमें किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में या बूलियन इक्वेशन में ए डॉट ए कहीं पर मिलता है सो वी कैन रिप्लेस डायरेक्टली विथ ए। सिमिलरली यदि हमें बूलियन एक्सप्रेशन में कहीं पर ए डॉट ए बार मिलता है तो हम उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं जीरो। किसी इक्वेशन के अंदर अगर ए डॉट वन हमें मिलता है तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए डॉट जीरो के केस में हम लिख सकते हैं जीरो। इसी तरह से ऑड गेट के रूल्स के अकॉर्डिंग ए प्लस ए अगर हमें किसी बूलियन एक्सप्रेशन में मिलता है, हो सकता है हम कुछ वेरिएबल को कॉमन निकाले तो हमें ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए या ए प्लस ए बार मिले, तो ये सिचुएशन आ सकती है। सो ए प्लस ए अगर आता है तो उसकी जगह पर हम सिंपल लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस ए नॉट, इसको ए नॉट भी बोला जाता है और ए बार भी बोला जाता है। तो ए प्लस ए नॉट को हम लिख सकते हैं वन, ए प्लस वन को हम लिख सकते हैं वन, ए प्लस जीरो को लिख सकते हैं ए प्लस ए नॉट बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी। और दो है हमारे पास डी मार्गम्स थ्योरम, ए प्लस बी का होल नॉट इक्वल टू ए नॉट डॉट बी नॉट के बराबर होता है। ए डॉट बी का नॉट, ए डॉट बी का नॉट किसके बराबर होता है? सो ए नॉट प्लस बी नॉट के बराबर होता है। तो ये दो रूल्स डी मार्गम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आते हैं, ये भी हमें अप्लाई करना होता है और इससे भी हमें प्रूफ करना होता है। आगे के टॉपिक में हम डी मार्गन्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इतने रूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं और इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें किसी भी बूलियन अलजेब्रा या बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है मिनिमम टर्म्स में। सो सबसे पहले ये जो प्री डिफाइंड रूल्स है ये आपको लर्न करने होंगे। 4 रूल्स फॉर एंड गेट, 4 रूल्स फॉर और गेट, एक होगा कॉम्बिनेशन वाला और 2 रूल होंगे डी मॉर्गन्स के।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना इन रूल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी बुलियन फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक बुलियन फंक्शन f इक्वल टू गिवन है जिसमें कुछ बुलियन एक्सप्रेशन मेंशन है, जहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं a डॉट b डॉट c। तीनों वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट है a डॉट b डॉट c प्लस a नॉट प्लस a नॉट a b नॉट c। अब इस इक्वेशन में आपको ये जजमेंट लेना है कि कौन सी टर्म्स कॉमन आ सकती है ताकि आप इन रूल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो a डॉट b डॉट c प्लस a नॉट प्लस a डॉट b नॉट डॉट c। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है a डॉट b डॉट c और a डॉट b नॉट डॉट c, इन दोनों में से ac अगर हम कॉमन निकालें तो ac कॉमन निकालने पर जो ब्रैकेट में हमें रिमेनिंग बचेगा वो होगा b प्लस b नॉट प्लस a नॉट एज इट इज रखा हमने। अब b प्लस b नॉट को हम क्या लिख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास a का रूल था a प्लस a नॉट इक्वल टू 1, इसी तरह से दूसरा वेरिएबल b के लिए यदि हम उसको सिंप्लीफाई करें तो b प्लस b नॉट को भी हम लिख सकते हैं 1। इसी तरह से c के लिए भी आता है c प्लस c नॉट इक्वल टू, उसे भी हम 1 लिख सकते हैं। d प्लस d नॉट आता है तो भी हम 1 लिख सकते हैं। सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि a प्लस a नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर हम b प्लस b नॉट इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एक सिंप्लीफाई वर्जन है, यहाँ पे जो रूल्स मेंशन है वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए है। आपको लॉजिक प्रिपेयर करके सेम लॉजिक आपको इक्वेशन पे लगाना है। तो वेरिएबल है प्लस एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट, या एक नॉर्मल और एक नॉट, अगर इन दोनों का सम होता है तो आप उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। b प्लस बी नॉट, ए प्लस ए नॉट, सी प्लस सी नॉट, इस तरह से वेरिएबल का सेम होना जरूरी है, एक नॉर्मल होना चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो 1। सो b प्लस बी नॉट की जगह पे हम लिख देंगे 1। सो अगली स्टेप हमारे पास आती है a डॉट सी, ब्रैकेट में b प्लस बी नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से प्लस a नॉट। अब a डॉट सी का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यदि हमारे पास कोई वेरिएबल a है उसका यदि 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है a डॉट सी का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ होता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वापस से ac, a डॉट सी। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई f इक्वल टू a डॉट सी प्लस a नॉट। इसमें से भी हम देख लेते हैं क्या कॉमन निकल सकता है। इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल सकता, बट एक रूल हम लगा सकते हैं। इसको थोड़ा और दूसरे वे में लिख सकते हैं कि अगर a को यदि हम नॉट गेट में पास करें तो हमें जो आंसर मिलता है, जो आउटपुट मिलता है वो होता है a नॉट। a नॉट को अगर हम फिर से इन्वर्टर में पास करें या नॉट गेट में पास करें तो उस पर डबल नॉट लग जाते हैं। बार ओवर लाइन इसको बोला जाता है, बार ओवर लाइन। अगर किसी वेरिएबल पे 2 लाइनें हैं तो पहली लाइन का मीनिंग होता है बार, जो कि कॉम्प्लीमेंट बताता है, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बार ओवर लाइन कहलाता है, राइट। सो यहाँ पर हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर ए पर डबल बार होता, क्योंकि ए पर डबल बार का मीनिंग वापस से ए हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास ओरिजिनल जो आउटपुट है वो इनपुट के जैसा हो जाता है। दैट मीन्स 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सो 0 जो इनपुट था वही हमारा आउटपुट है। सो ए को यदि आप नॉट गेट में पास करते हो, आउटपुट को वापस से नॉट गेट में पास करते हो, तो आपके पास आंसर आएगा कैपिटल ए, क्योंकि बाहर से दोनों लाइनें कट जाती है। तो अगर किसी वेरिएबल के ऊपर 2 लाइनें हैं इसका मतलब है कि वो नॉर्मल वेरिएबल है, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर देती है। तो यहाँ पर हमें
एक रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सेट करना था, तो हमने क्या लिखा, सिंपल ए को हम लिख सकते हैं एक के ऊपर डबल बार डॉट सी प्लस ए बार। अब ये जो रूल बनता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बार प्लस सी या ए नॉट प्लस सी। तो यहाँ रेड से मैंने हाईलाइट किया है कौन सा रूल हमने अप्लाई किया है, ए प्लस ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं। तो आप ए को कंसीडर करें ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो हमारे पास ए डॉट सी प्लस ए नॉट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार प्लस सी। या आप इसको सिंप्लीफाई इसके अलावा नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली इसके ऊपर वाले जो स्टेप है जो 1 के नीचे लिखा हुआ है, दैट इज ए डॉट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसके लिए भी डायरेक्टली लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना होता है कि जो भी सिंप्लीफाई इक्वेशन आती है उस सिंप्लीफाई इक्वेशन को आप लॉजिक गेट से भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब हमें इक्वेशन गिवन थी f इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए नॉट प्लस ए डॉट बी नॉट सी, ये आपके 3 टर्म कहलाते हैं। पहली टर्म ए डॉट बी डॉट सी, दूसरी टर्म ए नॉट, तीसरी टर्म ए डॉट बी नॉट डॉट सी। तो हमें सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यदि हम इन तीनों टर्म्स को लॉजिक गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो हर एक टर्म में आपके पास 3 इनपुट होंगे और 3 इनपुट को आपको एक एंड गेट में पास करना होगा, क्योंकि एंड गेट दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर हम गेट में 3 इनपुट देते हैं तो उसका वो मल्टीप्लाई कर देगा। सो ए डॉट बी डॉट सी को यदि हमें इम्प्लीमेंट करना है किसी लॉजिक गेट के थ्रू तो हमें एक एंड गेट बनाना होगा। एंड गेट इसलिए बनाना होगा क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी है, जब तीनों वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एंड गेट होता है। तो एंड गेट में आप 3 इनपुट दोगे, आप ए के इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करके एडिशन कर दोगे उस एंड गेट के साथ, क्योंकि पहली टर्म दूसरी टर्म का आपस में एडिशन हो रहा है। तो ए का जो इनपुट है उसको या तो आप नॉट गेट में ट्रांसफर करो तो भी आप उसको इन्वर्टर बना सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो उसके इनपुट को। सो ए को आपको भेजना होगा नॉट गेट में जो कि हमें ए बार देगा या ए नॉट देगा, और उन दोनों को आपको मर्ज करना होगा और गेट के साथ। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि हम किस तरह से एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ए डॉट बी नॉट डॉट सी ये हमें प्रिपेयर करना होगा एंड गेट के साथ, और उसको हमें ऐड करना होगा प्रीवियस आउटपुट के साथ। तो इसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसका जो डिजिटल लॉजिक सर्किट बनता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी को कि हम डिजिटल जब भी लॉजिक सर्किट डिजाइन करें तो वो कॉम्प्लेक्स ना हो, उसमें नंबर ऑफ वायरिंग ज्यादा ना हो, सर्किट के शॉर्ट्स ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें कई बार वायर को शॉर्ट करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम इन एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका आंसर मिनिमम टर्म्स में लेकर आते हैं, और फिर मिनिमम टर्म्स वाले आंसर को उसके लिए हम लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो जैसे ए नॉट प्लस सी है तो इसके लिए हम बड़ा आसानी से ए नॉट सी के लिए हम लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो ए नॉट सी के लिए यदि हम लॉजिक सर्किट बनाएं तो किस तरह से डिजाइन होगा मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूं। यदि हमारे पास किसी फंक्शन का रिजल्ट आया है सिंप्लीफाई होने के बाद ए नॉट सी, तो ए नॉट कैसे तैयार हो सकता है, हमें एक ए इनपुट इन्वर्टर में देना होगा जिसको हम नॉट गेट कहते हैं, ये हमें आउटपुट देगा ए नॉट, और सी वाले इनपुट को नॉर्मल भेजना होगा।
इन दोनों के बीच में सम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा और गेट। तो इस तरह से हम और गेट बनाएंगे। तो इसका जो आउटपुट होगा y इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, a को यदि हमने नॉट गेट में भेजा तो ये हमें जनरेट कर देगा a कॉम्प्लीमेंट, और c डायरेक्टली जा रहा है नॉर्मल इनपुट, सो y हमें मिल जाएगा a नॉट प्लस c। तो किसी भी बूलियन फंक्शन के लिए लॉजिक गेट्स का डिजाइन इस तरह से होता है। तो अगर दो टर्म्स है, दोनों में इनपुट कम है, तो लॉजिक सर्किट भी लाइट वेट तैयार होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और अगर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाई नहीं करने के केस में हमारे पास उस एक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगी, उसके कारण से नंबर ऑफ वायरिंग लॉजिक गेट्स में ज्यादा होगी। और कभी भी हम प्रिफर करते हैं कि जो भी हम लॉजिक सर्किट डिजाइन करें वो जितना सिंप्लीफाई हो, कम से कम वायरिंग में हमारे ऑपरेशंस हो जाने चाहिए। तो इसलिए हमें बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है, ये इसका पर्पस हुआ। और सिंप्लीफाई कैसे किया है, तो हमने कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए हैं, बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स अप्लाई किए हैं, जिसके कारण हमें ये सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई है। ये था फर्स्ट एग्जांपल कि कोई भी यदि हमें बूलियन इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, उसको हम रूल्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके जितना हो सके उसको मिनिमम टर्म्स में हम उसको रिड्यूस करते चलते हैं, और फाइनल हमारे पास आंसर आ गया f इक्वल टू a नॉट प्लस c। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन हमें गिवन है, एक बुलियन फंक्शन f इक्वल टू a नॉट डॉट b नॉट डॉट c नॉट प्लस a नॉट डॉट b नॉट डॉट c प्लस a नॉट डॉट c नॉट। इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। फिलहाल यदि हम इसके लिए लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं, तो हमें 3 एंड गेट लगेंगे और 2 और गेट लगेंगे। 3 एंड गेट इसलिए क्योंकि a नॉट b नॉट c नॉट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, a नॉट b नॉट डॉट c इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और a नॉट डॉट c नॉट इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तीनों के आउटपुट को हम एक और गेट में अगर ट्रांसफर करें तो ये तीनों को सम करके हमें रिटर्न कर देगा। तो हमें 3 एंड गेट और एक और गेट या फिर 2 और गेट से भी हो सकता है, तो हम मिनिमम चूज करेंगे 1 और गेट। बट हम इसको और भी ज्यादा क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे। हम इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो इक्वेशन गिवन है उसके लिए हम लॉजिक सर्किट डिजाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन के रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी टर्म्स में क्या कॉमन निकलता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखिए इक्वेशन में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इसमें यदि हम a नॉट और b नॉट को अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास ब्रैकेट्स में c नॉट प्लस c रिमेनिंग होता है, प्लस a नॉट c नॉट को हम सेपरेट रखते हैं। तो स्टार्टिंग की दो टर्म्स को यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वी कैन फाइंड a नॉट b नॉट वो कॉमन निकल सकता है, एंड ब्रैकेट में c कॉम्प्लीमेंट या c नॉट प्लस c ये हमें रिमेनिंग बचता है। लगा देते हैं कि a प्लस a नॉट की वैल्यू 1 होती है, तो ये टर्म्स भी वैसे ही है, c प्लस c नॉट, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1। तो नेक्स्ट स्टेप में c प्लस c नॉट या c नॉट प्लस c एक ही बात है, इसकी जगह पे हम लिखते हैं 1 a नॉट डॉट b नॉट 1 प्लस a नॉट डॉट c नॉट। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो a डॉट 1 हो उसकी वैल्यू हमेशा a नॉट b नॉट ही निकलेगी, क्योंकि उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज आएगा नहीं। सो a नॉट डॉट b नॉट प्लस a नॉट डॉट c नॉट, ये 3 टर्म्स से हमारे पास आंसर 2 टर्म्स में आ चुका है। अब हम इसको क्या और भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
सो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अब, बट हम इसमें कुछ अदर वे में लिख सकते हैं। जैसे एक नॉट में कॉमन निकाले, अगर दोनों टर्म्स में से ए नॉट कॉमन निकलता है तो अंदर बचेगा बी नॉट प्लस सी नॉट। और बी नॉट प्लस सी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी नॉट। तो यहाँ पे आपको रूल लगाना होगा डी मॉर्गन्स का, जो लास्ट वाला रूल है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा रूल है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमारे पास डी मॉर्गन्स का जो सेकेंड रूल है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बी प्लस सी को आप कंसीडर करो कि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास एक और सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई, एफ इक्वल टू ए नॉट बी डॉट सी का होल नॉट। अब आपको केवल एक एंड गेट लगेगा, आप आसानी से दोनों टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं एक ही एंड गेट से। तो इसका जो लॉजिक सर्किट बनेगा बहुत छोटा और सिंप्लीफाइड होगा। तो इस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एफ इक्वल टू हमें मेंशन है ए डॉट बी नॉट ब्रैकेट में सी प्लस बी नॉट डी डी डॉट डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट ब्रैकेट क्लोज डॉट सी। इसमें हमें देखना है क्या कॉमन निकल सकता है। तो सबसे पहले जो ए डॉट बी नॉट है इसको हम अंदर ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा देते हैं, ए डॉट बी नॉट डॉट सी, इसको एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी डॉट डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली स्टेप हमने क्या किया, इनको हमने अंदर कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है ए डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस ए डॉट बी नॉट डॉट बी डॉट डी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट, ये कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज हुआ, डॉट सी। नेक्स्ट स्टेप में बी नॉट डॉट बी, ये हमारे पास इक्वेशन में आया है और रूल्स के अकॉर्डिंग ए डॉट ए नॉट इक्वल टू होता है 0, सो बी डॉट बी नॉट को भी हम लिख सकते हैं 0। सो नेक्स्ट स्टेप में हम रूल लगा देते हैं बूलियन अलजेब्रा के कि बी नॉट डॉट बी, इसकी वैल्यू होती है 0, तो उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं 0, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ करें तो आंसर हो जाएगा 0। सो बीच वाली टर्म्स टोटली रिमूव हो जाएगी। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आएगा ए डॉट बी नॉट सी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट डॉट सी। तो बीच वाली टर्म्स आपकी हट गई है, अब आपके पास दो टर्म्स है और सी कॉमन में। फिर से आपको इसको एनालिसिस करना है कि क्या हो सकता है। सो आप सी को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सी बाहर है ब्रैकेट के, उसको अंदर ले लो। सो ए डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस ए नॉट बी नॉट डॉट सी को अंदर लेने के बाद सी डॉट सी, अगर कोई भी वेरिएबल दो बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। ये एक रूल होता है। पहला रूल है ए डॉट ए को हम ए लिख सकते हैं, सिमिलरली सी डॉट सी को भी हम सी लिख सकते हैं। सो एक और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए डॉट बी नॉट डॉट सी प्लस ए नॉट बी नॉट डॉट सी। अब यहाँ पर बी नॉट डॉट सी प्लस बी नॉट डॉट सी ये कॉमन निकल रहा है। अगर ये कॉमन निकलता है तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस ए नॉट, और ए प्लस ए नॉट को आप क्या लिख सकते हैं 1। सो ए प्लस ए नॉट हमने बाहर निकाला,
और बाहर हमारे पास है बी नॉट डॉट सी, तो इसकी जगह पे हमने 1 रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास आंसर है बी नॉट डॉट सी। इसका यदि 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा बी नॉट डॉट सी। और यही इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा कि हमारे पास 4 टर्म्स में आंसर था, बट हमने सिंप्लीफाई करके एक टर्म्स में आंसर लेकर आ गए, f इक्वल टू बी नॉट डॉट सी। अब हम इसके लिए आसानी से लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट इनपुट b और एक नॉर्मल c, इन दोनों के बीच में एंड गेट लगाएंगे और आउटपुट हमें मिल जाएगा b नॉट डॉट सी। तो इस तरह से मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इसको गूगल से रेफर भी कर सकते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अवेलेबल है बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर, तो वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको रूल क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये था बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हम यदि लॉजिक गेट्स को कंबाइन करें तो हम किस तरह से इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको उसके बेस पर कोई लॉजिक सर्किट डिजाइन करना हो सकता है, या लॉजिक सर्किट आपको गिवन हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग बूलियन एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। तो दोनों केस में आपको आना चाहिए कि अगर इक्वेशन गिवन है तो उसको लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट कर लो, लॉजिक गेट्स गिवन है तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग यहाँ पर लॉजिक गेट्स हमारे पास गिवन होगा, उसके बेस पर हम इक्वेशन या ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे, उसके आउटपुट को जस्टिफाई करने का ट्राई करेंगे कि वो लॉजिक सर्किट किस तरह का आउटपुट जनरेट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम गेट का एक ब्रीफ कर लेते हैं। नॉट गेट मैंने बताया था आपको कि इस तरह से नॉट गेट होता है। ए अगर हम इनपुट पे देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में z मिलता है, मतलब ए में अगर हम 0 देते हैं तो z में हमें 1 मिलेगा, ए में अगर हम 1 देते हैं तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। क्योंकि नॉट गेट है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। एंड गेट का काम था दो इनपुट को मल्टीप्लाई करना, ए और बी यहाँ पे इनपुट है, z यहाँ पे आउटपुट है। तो उसका ट्रूथ टेबल है हमारे पास 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 एंड 1 1 का मल्टीप्लाई 1। ये और गेट का सिंबल है, उसमें भी दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। 0 0 का आंसर 0, 0 1 का आंसर 1, 1 0 का आंसर 1, 1 1 का आंसर 1। यहाँ से स्टार्ट होता है लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन। यदि हम एक और गेट और एक नॉट गेट को कंबाइन करें तो आउटपुट क्या आएगा। तो अगर और गेट में ए और बी इनपुट है और वो इनपुट का कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, अगर ये है और इसके इनपुट को अगर हम नॉट गेट में ट्रांसफर करें तो आंसर कितना आना चाहिए। तो कोई सजेस्ट करेगा मुझे z में क्या आंसर आना चाहिए। 0 0 का मल्टीप्लाई अगर 0 है, 0 को इन्वर्ट गेट में सेंड करते हैं नॉट गेट में, तो z में आउटपुट क्या आना चाहिए। 1। सिमिलरली अगर 0 1 हम एंड गेट में ट्रांसफर करते हैं तो उसका रिजल्ट होगा 0 + 1 1 और 1 का इन्वर्ट आंसर देते जाओ जिसको भी आता हो 0, राइट। अगर हम और गेट में 1 0 देते हैं तो 1 + 0 का आंसर होगा 1। अगेन 1 को यदि हम नॉट गेट में सेंड करें तो z में क्या आंसर आएगा। 0। सिमिलरली अगर 1 1 यदि हम और गेट में देते हैं तो 1 + 1 का आंसर होगा 1 और 1 का इन्वर्ट 0।
तो इस तरह से दो गेट को कंबाइन करके हम एक नया आउटपुट तैयार कर सकते हैं। तो Z में जो वैल्यू आएगी वो होगी, पहले C की वैल्यू देख लेते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन इनका C के पास आएगा और इसका इन्वर्ट होगा Z के पास। तो Z के पास आंसर आएगा 1,000,000। सिमिलरली इसको आप फिल करिए। C के पास आंसर क्या आना चाहिए? A.B का रिजल्ट है C, तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1 0 1 0 कौन बोला? 1.1 1 और 1 का इन्वर्ट हो जाएगा 0। तो C का जो आउटपुट होगा तो C जो हमारे पास तैयार होगा उसका आपको इन्वर्ट करना होगा, तो आपके पास Z तैयार हो जाएगा आउटपुट में। तो C के पास हमारे पास रिजल्ट आया C का 0,0,0,1। इस बेस पे जो Z तैयार होगा वो तैयार होगा 1,1,1,0। इसी तरह से इसको तैयार करो। Z में आंसर क्या आना चाहिए? 1 0,0 अगर हम नॉट गेट को पास करते हैं तो 1 1 आउटपुट में आएगा। 1 1 को हम और गेट में पास करें तो 1 + 1 1। इसी तरह से 0 1 पास करें तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सो 1 + 0 का एडिशन करते हैं और गेट, सो 1 + 0 1। इसी तरह से 1 0, इसका भी आंसर 1 ही होगा। 1 1 पास करें, फोर्थ इनपुट, तो 1 का 0, 1 का 0, 0 + 0 0। तो Z जो तैयार होगा वो होगा 1 1 1 0। इसी तरह से एंड गेट है। इसको भी यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एंड ऑपरेशन करना होगा, तो Z में रिजल्ट आएगा 1 0 0 0। तो इस तरह के आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी आप एक लॉजिक गेट्स बना सकते हो और उस लॉजिक गेट्स में इनपुट सप्लाई करके उसके आउटपुट को आप बना सकते हो कि उसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। इसके लिए आपको लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल तैयार होने चाहिए। यदि आपको ट्रुथ टेबल के रूल याद है तो आप आसानी से आउटपुट बना सकते हैं ट्रुथ टेबल में। अब इसके बाद एक 5 मिनट का टॉपिक और है, वो देख लेते हैं। जो हमने लॉजिक गेट्स देखे थे उसमें दो गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ये दो गेट इस तरह के होते हैं जिनसे सभी बेसिक्स गेट्स बना सकते हैं और इनसे जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन होती है वो काफी इकोनॉमिकली देखे तो वो बहुत कम कॉस्ट में तैयार हो जाती है। मतलब अगर नैंड और नॉर गेट को यूज करके हम कोई भी एक सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कम होती है, सिंपल होता है और कॉस्टिंग कम होती है। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट हमें ये भी मिलता है कि हम जो भी बेसिक गेट्स है, अगर हमें एंड गेट का काम है
और गेट का काम है या नॉट गेट का काम है, ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं, एंड और नॉट। तो इन तीनों गेट को हम इन गेट के कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली तैयार भी कर सकते हैं। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, कुछ सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं, तो नेंड और नॉर दो गेट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से आप कंबाइन करें तो आप बेसिक गेट्स भी तैयार कर सकते हैं और अपने सर्किट्स को बहुत शॉर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारे जीट्यूब को क्वेश्चन पेपर में आता है कि जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, उन लॉजिक गेट्स में से किससे यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। जो हमने गेट्स लॉजिक गेट्स पढ़े थे वो थे एंड, और, नॉट, जॉर, एक्स नॉर, नैंड, नॉर। तो करीब हमने 6 to 7 लॉजिक गेट्स स्टडी किए थे, उनका सिंबल देखा था, उनका ट्रूथ टेबल देखा था। तो इतने सारे गेट्स में से किन गेट्स को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है और क्यों? तो ये हमारा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको हमें आंसर देना होता है। तो सबसे पहले आंसर यही होगा कि यूनिवर्सल गेट, इनको किन गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो आंसर होगा नेंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका आंसर ये होगा कि नेंड और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से आप सभी लॉजिक जो बेसिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, इनका कॉन्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। इसलिए इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और हम इसको क्यों यूज करें? तो इसका यूज करने से इसके जो सर्किट डिजाइन होते हैं, उन सर्किट की कॉस्टिंग बहुत कम होती है। तो इकोनॉमिकली ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, और इनका सर्किट भी छोटा होता है। तो 2-3 ऐसे रीजन है जिसके कारण से सबसे ज्यादा इन गेट्स को यूज किया जाता है भी सर्किट को ड्रॉ करने में। सो अब हम देख लेते हैं कि नैंड गेट को यूज करके जो बेसिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, वो कैसे बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट। हमें एंड गेट बनाना है और हम नॉर गेट को यूज करना चाहते हैं। तो क्योंकि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है, इसको यूज करके हम एंड गेट बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? अगर हम नॉर गेट को सिंबॉलिक देखें तो उसका सिंबल होता है, और गेट के आगे यदि हम बबल लगा दें तो वो उसके आउटपुट को कन्वर्ट कर देता है अपोजिट में। सो और का अपोजिट होता है नॉर। अगर और गेट ए और बी को एडिशन करता है तो नॉर ए और बी को एडिशन करने के बाद उसको उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगर और गेट में 0-0 पास हो रहा है तो और गेट का आंसर आएगा 0 और नॉर गेट का आंसर आएगा 1। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और गेट के रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नॉर गेट का रिजल्ट। तो अब हम यहाँ पे वही सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि यदि हमें नॉर गेट को यूज करना है तो नॉर गेट को यूज करके आप एंड गेट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है। हमने एक नॉर गेट लिया, उसमें ए को सिग्नल ट्रांसफर किया है। यदि एक ही तरह के सिग्नल को आप 2 बार भेजते हो तो उसको कहा जाता है सिग्नल का शॉर्ट होना। एक ही तरह के सिग्नल को आप एक लॉजिक गेट्स में 2 बार भेजते हो तो वहां पे आप सर्किट को शॉर्ट करते हो। तो हमने ए को शॉर्ट किया है और दूसरे नॉर गेट में शॉर्ट किया। सो ए का मल्टीप्लाई ए डॉट ए होगा। अब 2 बार ए जाएगा तो ए प्लस ए का आंसर होगा ए, और उसका इन्वर्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट या ए नॉट। इसी तरह से नॉर गेट में जो दूसरा है वो बी है। तो बी अगर 2 बार जाता है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को वापस से यदि आप नॉर गेट में सेंड करो तो पहले इसका एडिशन हो जाएगा, फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये है सिंपल और गेट का कॉन्सेप्ट। बट क्योंकि नॉर लगा है इसलिए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट।
सो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें कि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो कट जाता है, और जो टर्म्स एडिशन में है वो डॉट में बन जाती है। तो यहाँ पे हमें रूल लगाना पड़ता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है वो नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन है तो वो हो जाता है डॉट में। तो यहाँ पर ये रूल लगा दे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है ए डॉट बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया है और दोनों टर्म्स के बीच में जो एडिशन था वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से 3 नॉर गेट को आप प्रॉपरली कंबाइन करें तो आपका जो रिजल्ट जनरेट होता है वो एक एंड गेट के जैसे जनरेट हो जाता है। सो एंड गेट बाय यूजिंग नॉर गेट, इसलिए नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से आपने एंड गेट के आउटपुट को जनरेट कर लिया। अब इसी तरह से नैंड गेट को यूज करके हम और गेट बना सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? सो आपको 2 नैंड गेट लेने हैं। 2 नैंड गेट लेने के बाद आपको उसके अंदर इनपुट सप्लाई करने और शॉर्ट करने सर्किट को। नैंड गेट का काम होता है अपोजिट करना एंड गेट के आउटपुट को। तो अगर ए एंड गेट में जाता है तो आंसर होगा ए, बट उसका इन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी को यदि आप शॉर्ट करके भेजते हो तो 2 इनपुट बन जाएंगे बी डॉट बी। बी डॉट बी का आंसर बी होगा, और उसको नॉर गेट में भेजोगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से यदि आप इसको नैंड गेट में सेंड करते हो तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फिर इन्वर्ट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर से कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, और अगर प्रोडक्ट है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा F इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी और गेट का आउटपुट होता है। तो हमने इनपुट ए और बी दिया था, आउटपुट में हमें ए प्लस बी मिला, दैट इज द आउटपुट ऑफ और गेट। तो हमने 3 नैंड गेट को यूज किए और आंसर या जो आउटपुट आया है वो और गेट के जैसे आ चुका है। तो इस तरह से हम नॉट गेट भी बना सकते हैं। नॉट गेट आपको दिख रहा होगा कि आपने जब ए सिग्नल भेजा था तो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया था। ये नॉट गेट का फंक्शन होता है कि आप नॉर्मल देते हो, कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट मिलता है। तो सेम चीज यहाँ पर नॉर ने भी किया और नैंड ने भी किया। तो आप एड एंड और नॉट तीनों गेट इसमें डिजाइन कर सकते हैं नैंड और नॉर गेट को यूज करते हुए। तो इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिवर्सल गेट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।